इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मल्टी नाम से जो दो कैटेगरीज हैं, एक है मल्टी एसेट और एक है मल्टी कैप। दोनों थोड़ा कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, लगता है कि इंटरचेंजेबल है। तो दोनों का पहले तो एक बार डिफरेंस बता दीजिए कि क्या है। मल्टी कैप फंड ब्रॉडली इक्विटी कैटेगरी हो गई। मल्टी असेट फंड हाइब्रिड कैटेगरी की हो गई। ओके, पॉइंट नंबर 1। मल्टी कैप फंड इक्विटी, मल्टी असेट फंड हाइब्रिड, तो ये हो गया। मल्टी कैप में एज द नेम सजेस्ट मिनिमम 25% लार्ज कैप में डालना है, मिनिमम 25% मिड कैप में, मिनिमम 25% स्मॉल कैप में, और बाकी जो बचा वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। ये सिंपल एक है मल्टी कैप का। मार्केट सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो अच्छा काम करेगा। लार्ज भी ठीक कर रहा है, मिड भी ठीक कर रहा है, स्मॉल भी ठीक कर रहा है, और उन तीनों में जो और ज़्यादा अच्छा कर रहा होगा शायद फंड मैनेजर उसमें बाकी बचे हुए 25 रुपये जो उसके पास होंगे वहाँ पे डाल देगा। अच्छा फंड है, बैलेंस फंड है। हाँ, थोड़ी सी कंडीशंस भी सेबी ने लगा रखी है एज पर कैटेगराइजेशन। मल्टी एसेट में असेट वर्ड आ गया तो उसमें अब क्या है, उसमें इक्विटी भी है, उसमें डेट भी है। इक्विटी में डोमेस्टिक इक्विटी भी है, इंटरनेशनल इक्विटी भी है। तीसरी कैटेगरी में मेटल्स भी है, यानी गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है ऑयल भी हो, कॉपर भी हो, रीट्स भी हो, इनविट्स भी हो, बेसिकली डेरिवेटिव्स उसमें आ जाते हैं। मतलब पूरी असेट्स आ गई एक तरह से। तो ये एक ब्रॉड डिफरेंस मल्टी कैप और मल्टी एसेट में है जो तुम्हारा सवाल था। राइट। तो पिछले साल मल्टी एसेट का काफ़ी नाम रहा क्योंकि रिटर्न्स अच्छे आए, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस साल के लिए क्या सावधानी लें इन्वेस्टर्स जो हैं? इस साल बहुत सावधानी लें। देखिए, लास्ट ईयर हर साल अलग होता है, होने को तो हर 3 महीने भी अलग हो जाते हैं। लास्ट ईयर इक्विटी भी उस तरह से इंडिया में परफॉर्म नहीं की, डेट भी परफॉर्म नहीं किया। तो जो प्लेन वनीला इक्विटी कैटेगरी में थे उन्होंने बहुत नहीं कमाया। जो डेट में थे वो भी ड्यूरेशन वाले में थे, यानी लॉन्ग डेटेड वाला ले रखा था, उन्होंने भी नहीं कमाया। क्योंकि जैसे अभी 1-2 दिन पहले तुम्हारे साथ एनालिसिस हो रही थी कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन और ज़्यादा रेस करना था, तो उनके पेपर्स आते गए, सप्लाई बढ़ती गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉफ्ट तो नहीं हुआ, हार्डन नहीं हुआ या सॉफ्ट तो नहीं हुआ। और लॉन्ग ड्यूरेशन स्कीम तभी फ़ायदा करती है जबकि जब आपने लिया है वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आता है और कमाई बढ़ती है। डेट का तो ये प्रिंसिपल है। ये दोनों कुछ खास नहीं किए। तो उस पीरियड में अब आपने मान लीजिए इक्विटी फंड में एक में डाल रखा है जिसमें कि ऑलमोस्ट 100% इक्विटी है, तो क्या करेगा फंड मैनेजर? वो इक्विटी टू इक्विटी रखेगा उसको, वो चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज एंड मिड हो, चाहे फ्लैक्सी हो। डेट स्कीम में डाल रखा है, डेट फंड मैनेजर क्या करेगा? थोड़ा बहुत ड्यूरेशन कम ज़्यादा करता रहेगा, थोड़ा पेपर क्वालिटी का फ़र्क करेगा। अच्छा, AAA से थोड़ा आधा % ज़्यादा मिल रहा है तो चलो AA में थोड़ा बढ़ा देते हैं। मल्टी एसेट फंड में बहुत ज़्यादा छूट मिल गई, हाथ खुल गए। इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, डेट, मेटल्स वाला आ गया, और वो मेटल की रैली चली और एबनॉर्मल रैली चली, तो गोल्ड भी भागा, सिल्वर भी भागा, सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा भागा। तो सबका मिला जुला असर ये हुआ, इक्विटी कम की मेटल में डाल दिया, डेट कम किया गोल्ड में डाल दिया, थोड़ा बहुत रीट्स और इन्वेट्स में भी डाल दिया, थोड़ा डाला गया लेकिन थोड़ा वो डाल दिया गया। तो लास्ट ईयर तो मल्टी एसेट का एज यू राइटली सेड बहुत अच्छा चला।
अब क्या सावधानी लेनी है? सावधानी नंबर 1, ये पॉइंटेड ही हो सकता है। अभी तो बात हो रही है कि फ्यूचरिस्टिक प्रिकॉशन क्या लें मल्टी एसेट फंड के इन्वेस्टर। पहली बात तो देखें कि कितना परसेंट इक्विटी में जा रहा है, कितना डेट में, कितना अदर्स में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर इन्वेस्टर देखे कितना कितना इक्विटी में है, कितना डेट में है, तो उससे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगी? देखो, टैक्सेशन के स्ट्रक्चर से अगर किसी भी स्कीम में 65% या उससे ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर है तो उस स्कीम का जो टैक्सेशन है वो इक्विटी फंड के हिसाब से आएगा। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी जो टैक्स लगेगा लेस देन 1 ईयर पे वो 20% और लॉन्ग टर्म पे लगेगा 12.5% एंड दैट टू पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर 2.25 लाख रुपए से ऊपर। ये अभी तक के आज की डेट तक के जो नियम लागू हैं उसकी बात कर रहा हूँ। बजट पे क्या प्रोविज़न आएगा क्या नहीं होगा, बजट आ चुका है, अभी हम उसके कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं। वैसे कोई खास चेंज हुआ नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वही चीज़ समझो कि 65% से कम है इक्विटी, तो फिर इक्विटी का टैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा होता है कि कुछ मल्टी एसेट की स्कीम्स हैं वो 65% से ज़्यादा रखती हैं और कुछ हैं जो 65% से कम रखती हैं, या किस डेट की ये फिगर देखें, और देखें तो कहाँ से देखें? हाँ, तो ये बिल्कुल देखना पड़ेगा और ये आपको या तो अपने एडवाइज़र से बात कीजिए, और अगर एडवाइज़र उतना अपडेटेड नहीं हो तो सीधे म्यूचुअल फंड से बात कीजिए, क्योंकि टैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, आपकी कमाई का एक अच्छा पोर्शन निकल जाता है। अब उसमें भी ये देखें कि वो कह रहे हैं कि भाई इक्विटी में इतना है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। कई बार वो बोलेगा साहब इक्विटी में तो हम आज की डेट में 50% इन्वेस्टेड हैं, तो आपको लगेगा 65 से कम है तो इक्विटी का टैक्सेशन नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। टू मेक इट 65%, वो हो सकता है कि 50%, 40%, 45% इक्विटी में डालें और बाकी आर्बिट्राज में डाल के उसको इक्विटी की कैटेगरी बना दे। ये आप फंड वाले से चेक करें तो और अच्छा रहेगा। बेसिकली फंड से चेक करना पड़ेगा कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, उस स्कीम को उन्होंने कैसे पोजीशन किया हुआ है, इक्विटी के हिसाब से किया हुआ है कि डेट के हिसाब से किया हुआ है कि हाइब्रिड के हिसाब से किया हुआ है। नॉर्मली लोगों ने 2 तरह से किया हुआ है, या तो इक्विटी के हिसाब से किया हुआ है और या हाइब्रिड के हिसाब से किया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इक्विटी 65% से कम है लेकिन 35% या उससे ज़्यादा है। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग है। शॉर्ट टर्म है 2 साल पे, तो 2 साल तक अगर कुछ आपका गेन आया तो आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। 2 साल से ऊपर है देन इट बिकम्स LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% आ जाएगा। लेकिन वहाँ शायद 2.25 लाख वाला वो नहीं मिलता है। 2.25 लाख वाला नहीं मिलता है क्योंकि हाइब्रिड हो गया। प्योर इक्विटी होता तो मिलता। तो बेसिकली फंड वाले से पूछें कि इक्विटी की तरह ट्रीट करें, हाइब्रिड या डेट, क्या उन्होंने पोजीशन किया हुआ है। ये एक पॉइंट समझने की बात है ऑडियंस के। प्लस उससे ये तो टैक्सेशन हो गया, उससे रिटर्न्स और रिस्क पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसका फ़र्क पड़ेगा। अब कोई कहता है कि हम केवल डोमेस्टिक इक्विटी रखेंगे, कोई कहता है हम इंटरनेशनल इक्विटी भी रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको ये इस एपिसोड को ऑडियंस को चाहिए कि पेपर और डायरी और पेन लेके नोट करें। अब इंटरनेशनल इक्विटी कह रहे हैं, आप खुश हो गए इंटरनेशनल इक्विटी। भाई इंटरनेशनल इक्विटी में क्या ये यूएस की इक्विटी होगी? यूएस की इक्विटी होगी तो क्या केवल टेक होगा या जनरल स्टॉक्स होंगे? यूएस की इक्विटी होगी तो क्या फंड ऑफ फंड में जाके इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ के किसी नास्डेक किसी इंडेक्स फंड में कर देंगे, किसी डाइवर्सिफाइड S&P 500 में कर देंगे, या आपका यानी इंडिया वाले फंड हाउस का फंड मैनेजर डायरेक्ट स्टॉक पिक करेगा? ये सारे सवाल पूछिए, डायरी में नोट करेंगे तभी क्लियर होगा। यूएस में करेगा या चाइना में भी करेगा? चाइना में करेगा तो क्या यूरोप में भी करेगा? फिर अगेन वही फंड ऑफ फंड करेगा या डायरेक्ट स्टॉक करेगा? तो ये सारी चीज़ें समझें तब आपको क्लियर होगा, वरना आप केवल इंटरनेशनल इक्विटी से ही एक्साइटेड ना हो जाएं। डरे भी नहीं बट एक्साइटेड भी नहीं हो जाए। ये दूसरा प्रिकॉशन है। तो इससे क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग लें? फॉर एग्जांपल अगर कोई फंड कह रहा है कि वो सिर्फ यूएस में करता है
और कोई कह रहा है कि मैं चाइना में भी करता हूँ, यूरोप में भी करता हूँ, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? देखिए, इम्प्लीकेशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ जिसका कोई एक बाइनरी टर्म में बातचीत नहीं हो सकती। यूएस में करोगे तो अच्छा है और चाइना में करोगे तो खराब है, नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं हो सकता। यूएस में करेंगे तो यूएस की कॉरपोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग है, चाइना में करेंगे तो चाइना की कॉरपोरेट गवर्नेंस उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हो सकता है कि आपके फंड मैनेजर ने BYD वाली कार, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको ज़्यादातर लोग अब जानने लगे हैं, तो रिटर्न अच्छा आ गया। लेकिन बाकी कई जगह ऐसे माल उसने चाइना में कर दी जिसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती है, तो ग्रे एरिया है। बहुत लोग डिस्पाइट फीलिंग कि चाइना रिटर्न जनरेट करके देगा, चाइना की कंपनियां, बट तब भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ अगर किसी कंपनी में गड़बड़ हो जाता है तो आपको पता नहीं चलने पाता है। यूएस में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तरह से हो गया। अब यूरोप में है तो यूरोप में किस कंट्री में जा रहे हैं? आप चेक रिपब्लिक में कर रहे हैं, या जर्मनी की जर्मन कार्स में कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, या यूके में कर रहे हैं, या उधर आप चले जाइए, आप ताइवान में कर रहे हैं कि वियतनाम में कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको समझनी चाहिए और तभी लगानी चाहिए। तो ये आप सारे सवाल अपने म्यूचुअल फंड वाले से पूछिए, अपने एडवाइज़र से पूछिए, एंड देन यू टेक ए कॉल। तो ये इंटरनेशनल इक्विटी की बात हो गई। अब डेट फंड है, कुछ पोर्शन वो इक्विटी में डालते हैं, कुछ डेट में डालते हैं। अब डेट में समझें, क्योंकि अब जब प्योर डेट फंड में जाते हैं तब तो स्कीम की कैटेगरी आपको बता देती है। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में कर रहे हैं तो मैक्सिमम पोर्शन शायद 80% है, AAA में ही होगा। गिल्ट फंड में कर रहे हैं तो गिल्ट होगा। क्रेडिट रिस्क में कर रहे हैं तो रिस्क बहुत होगा। अब यहाँ तो मल्टी एसेट फंड, उसका भी एक टुकड़ा डेट है, कर रहे हैं। जब तक समझेंगे नहीं, आपको क्लियर नहीं है, ये अगली सावधानी हो गई। अब इसके बाद आ गए जो सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट है, मेटल्स। गोल्ड में कर रहे हैं, सिल्वर में कर रहे हैं। तो सिल्वर में भी आपने रिसेंटली देखा कितना ज़बरदस्त क्रैश आया। इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर ख़राब है, फंडामेंटली ठीक है। अब तो सबको मालूम है, सब सोलर में लगेगा, ईवी में लगेगा, बैटरी में लगेगा, ये तो बेसिक चीज़ है। लेकिन इसके अलावा गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई इन्वेस्टमेंट क्लास हो, 3 लोग इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है लॉन्ग टर्म वाला, 6 से 8 साल लगाता है, अच्छे से समझता है, स्टडी करता है, खुद कर सकता है या अपने एडवाइज़र के, अगर अच्छा एडवाइज़र है तो समझता है, और नहीं तो हमारा चैनल सुनता है, तो वो तो इन्वेस्टर हो गया। फ्लक्चुएशन होंगे, उसको भी मार पड़ेगी, उसका भी नुकसान होगा, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो कट नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा। दूसरा ट्रेडर हो गया। तीसरा स्पेकुलेटर हो गया। अब वो लीवरेज पे काम कर रहे हैं, बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं। अभी जो सिल्वर में क्रैश हुआ, मेनली यही 2-3 वजह थी। जो लीवरेजिंग पे काम कर रहे थे, एकदम से उठा करके मार्जिन बढ़ा दिया गया, मार्जिन बढ़ा, कट गए लोग एकदम से। वही लॉन्ग पोजीशंस ली हुई थी रिटेल इन्वेस्टर्स ने। हाँ, जो अगेन हम लोग सबको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी। तो अगर रेट बढ़ता चला जाता, जो बढ़ता ही चला जा रहा था, तो बड़े प्लेयर्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो पहले मार्जिन कम था, जो वो एक्सचेंज है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसका जो कॉमिक्स है, तो 9% के आसपास था। 9 का 11 किया, 11 का 13 किया, 13 का 15 किया। तो जितने भी लॉन्ग वाले थे वो मार्जिन तो थोड़ा ही सा देना होता है पहले, और ले दे के इतने इतने बड़े लिए हुए थे। तो जैसी मार्जिन कॉल आई तो सबको अपने जो अग्रीमेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनको लिक्विडेट करना पड़ा। तो जिस वजह से क्रैश हुआ इतना बड़ा। भाई उस केस में क्या होता है, देखिए आप एक इन्वेस्टर हैं, समझिए आपने 100 रुपये की चीज़ ली थी, 80 हो गई, 70 हो गई, 60 हो गई, आपका नुकसान हुआ, बट ऑन पेपर है वो, आप 100 रुपये के बजाय 60 रुपये की वैल्यू के तो मालिक हैं। लेकिन आपने 10 रुपये के बदले में 100 रुपये का काम किया हुआ है और मार्जिन बढ़ गया, तो आप क्या होगा, आपका सौदा कटेगा और ऊपर से आपके ऊपर रकम और निकल आएगी। और फिर जब वो आप बेचें, आपको बेचना तो पड़ेगा ही, सौदा ही कट गया तो बेचना ही पड़ेगा। तो जब दाम गिरेगा तो जो नीचे वाला है फिर वो बेचेगा, और वो फिर
फ्री फॉल हो जाता है। यही हुआ। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड सिल्वर दोनों अच्छा है। दोनों एक तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, उसको सोना चांदी और गोल्ड सिल्वर के हिसाब से नहीं करें। सिल्वर में ये फोर्सेस ज़्यादा काम करती हैं, आगे भी करेंगी, तो संभल के करें। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में कहा था SIP या STP रूट से ही जाएं सिल्वर में, बिल्कुल क्लियर हम लोगों ने बात की थी। गोल्ड फंडामेंटली आज भी ठीक लगता है। मैं नहीं मानता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल सेट होने वाला है अगले 6 महीने में, साल भर में, और सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अभी जैसा वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है वैसा नहीं होगा। सेंट्रल बैंक अपनी होल्डिंग बढ़ाते रहेंगे, तो आपको 12 से 15% गोल्ड में रिटर्न मिलता रहेगा। आपको खुश होना चाहिए, ज़्यादा मिल जाए बोनस है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक हो, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका 15% कभी भी नीचे गिर सकता है, 20% कभी भी गिर सकता है। तैयार रहिए और 5 से 8 साल का होराइजन रखें। या इसको भी ध्यान सुने, आपने जो भी इन्वेस्ट किया था, जितना भी बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया, जिस वैल्यू पे आप बैठे हैं उसका 20% हमेशा मार्केट का है। वो कभी भी ले सकता है आपसे। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 से 8 साल के हैं, ये 20% देने को तैयार हैं, तो आप 12-15% के रिटर्न जनरेट कर लेंगे, वरना इसी तरह से आम घास की तरह आप कट जाएंगे। तो ये इतनी सारी सावधानियां हैं जो कि आपको मल्टी एसेट फंड में लेनी चाहिए। अच्छे से अच्छी कैटेगरी है, अच्छा फंड मैनेजर होगा, सीजन्ड फंड मैनेजर होगा या सीजन्ड फंड हाउस होगा जो पिछले 10-15 साल से चला रहा है, सारी साइकिल दे चुका है। हम नाम किसी फंड मैनेजर का नहीं ले सकते हैं, बट देयर आर फंड मैनेजर जो बहुत सीजन्ड हैं, बहुत रेस्पेक्टेड हैं। आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के नहीं देंगे, लेकिन बीच का रखेंगे। लॉन्ग टर्म में रिटर्न वो हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिटर्न बेसिकली वही जैसे बात हो रही थी, हो सकता कोई इमीडिएट रैली मिस हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न आ जाएगा। तो आज भी अभी आप देखें आकर के, कुछ फंड हाउसेज ने मेटल में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर काफ़ी डिफरेंट है। हाँ, तो लोगों ने कुछ ने सिल्वर में बहुत ज़्यादा ले रखा है, उनको मार पड़ भी चुकी होगी और नहीं होगी तो आगे पड़ेगी। उनसे दूरी बनाएं, एक रिजनेबल ही रिटर्न रखें। अदरवाइज हर जगह क्या हो रहा है, 10% 50%, 10% मिनिमम, 50% ऊपर। 50 कोई जा नहीं रहा है, लेकिन 20-25% भी अगर कोई जा रहा है गोल्ड सिल्वर में, गोल्ड और सिल्वर मिला के, तो आप थोड़ा सा, क्योंकि जब इतनी कमाई हो रही है तो वो फोर्सेज ही काम करेंगी। वो सब सट्टेबाजी, शॉर्ट, लॉन्ग, लिव, ऐसा नहीं कि आज कट गए तो चुप हो जाएंगे। पहली बार थोड़ी ना हुआ ये, नहीं, फिर आगे होगा। गोल्ड में शायद इतना मैनिपुलेशन नहीं होता होगा जितना सिल्वर में होता है। पहले भी ऐसे ही होता रहा है, पहले भी ऐसे ही होता रहा है। दोनों का यूज अलग है। वो केवल रिजर्व करेंसी को सब्स्टिट्यूट करने की रास्ते पर है, यस, तो डिफरेंट है वो। उसकी सप्लाई भी एकदम से नहीं आ सकती है, सप्लाई इसकी भी नहीं आ सकती है, बट इसमें तरह तरह से फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हो जाती है। तो इन नटशेल मल्टी एसेट, एक तो मल्टी कैप से कैसे डिफरेंट है, ये तुम्हारा सवाल था, आई एम श्योर वो क्लियर हो गया होगा। दूसरा, करें, अच्छी कैटेगरी है बट बहुत संभाल के करें। 30 से ऊपर स्कीमें हैं, सबको जाके समझें, अपने एडवाइज़र साहब से बोलें कि निकालें, नहीं तो आप समझें। लगेंगे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन लगेगा, आपकी हार्ड एंड मनी है, ठीक से समझ लीजिए और उसके बाद में आप इन्वेस्ट कीजिए। ये एक तरीके से मल्टी एसेट पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है हमारी ऑडियंस के लिए। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।